हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज से एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। बेसिकली हमारा लेक्चर छोटा ही होता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, तो प्लीज उसे इग्नोर मत करना और अच्छे से समझना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर करता जाऊंगा वैसे वैसे तुम लोग नोट्स बनाते जाना। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला जो बात कर लेते हैं वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो किस तरह से हमारा डाइजेशन से कोरिलेट है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया कि इनटेक ऑफ फूड। पहले हम लोग ने क्या किया, खाना खाया। अब ये खाना किस चीज में टूट जाता है, खाना सबसे पहले किस चीज में टूट जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज में, एमिनो एसिड और फैटी एसिड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद तो ये सेल में किस तरह से प्रेजेंट है, ग्लूकोज में, एमिनो एसिड और फैटी एसिड में। ठीक है, जब ये फैटी एसिड में टूट गया तो अब इसको क्या, अब इसको CO2 H2O और वाटर, इससे क्या निकलता है, इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है। पता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को तोड़ के, अमीनो एसिड को तोड़ के, फैटी एसिड को तोड़ के ये मेन प्रोडक्ट बनता है CO2 वाटर, और इससे क्या निकलता है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलता है यहाँ पर में। और ये यहाँ पर में जो ऑक्सीडेशन होता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन। तो ये जितना भी फूड मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, अब जो ये CO2 निकलता है, अब इस CO2 को हमारे बॉडी से रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाता है बाई यूजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अंदर आता है, और ये जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स और टिश्यू को मिल जाता है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बीच में। ठीक है, तो वही चीज हम लोग एनसीईआरटी में समझते हैं कि वो एनसीईआरटी का पॉइंट समझाने के लिए मैं ये डिस्कस किया हूँ कि जो ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, डिराइव एनर्जी एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको भी रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स। ऑक्सीजन को हमेशा सेल्स को क्या चाहिए, ये सेल है हमारा ये सेल है, सेल को हमेशा क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और इससे क्या निकलना चाहिए, CO2 निकलना चाहिए। ठीक है, तो सेल से क्या निकलना चाहिए, ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई। अब ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को क्या ही बोलते हैं, ब्रीदिंग को ही क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक तरह का केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, ब्रीदिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, जिससे कि जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं वाया एटमोस्फेयर और रिलीज क्या कर देते हैं, CO2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब जब हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर में एक एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर से क्या हुआ कि ब्रीदिंग हुआ या पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब हवा अंदर आता है, वेंटिलेशन होता है ना रूम में लगा हुआ, उससे क्या होता है, हवा अंदर आता है। ठीक है, या हवा बाहर जाता है। तो एटमोस्फेरिक एयर क्या होता है, ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। और CO2 रिच एयर को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। ये CO2 है, इसको क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं, ये O2 के अंदर लेते हैं। ठीक है, अब ये आता है हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में ये चीज होता है। ठीक है, अब ये लंग से आता है, लंग से कंटेक्ट होता है किसका, लंग से कंटेक्ट होता है किसका, एल्वियोलाई ऑफ लंग से किसका कांटेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स का। अब ये ब्लड वेसल्स में किस तरह से होता है, ये सारा चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, बट अभी इतना समझो कि CO2 बाहर जाता है और O2 अंदर आ जाता है, ठीक है। वो पूरा रिएक्शन चलता है, वो मैं रिएक्शन डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। तो ये जो होता है, ये डिफ्यूजन, यहाँ पे क्या होता है, गैस का डिफ्यूजन देखने को मिले, यहाँ पे गैस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, अब ये अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर में हमारा प्रेजेंट है हार्ट, और हार्ट से फिर इस तरह से सर्कुलेशन चलता है, CO2 ब्लड इस तरह से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से आता है, और CO2 ब्लड इस तरह से यहाँ पर में जाता है, इस तरह से, ठीक है, हार्ट की तरफ। और ये हार्ट यहाँ भेज देता है इधर, और यहाँ से इस तरह से भेज देता है, ठीक है। और ये इधर से ऑक्सीजन आता है, इधर से ऑक्सीजन आता है, इस तरह से ये CO2 ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो बेसिकली समझ क्या रहे कि यहाँ पर में गैस का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जब गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया, तो यहाँ पर में डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 हो जाता है। यहाँ पर में फिर डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। पहला डिफ्यूजन क्या हुआ, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास, और दूसरा डिफ्यूजन क्या हुआ, टिश्यू और ब्लड के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा, ताकि एक कैटाबॉलिक रिएक्शन चले और CO2 का रिलीज हो सकता है, ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जो रेस्पिरेशन का जितना भी प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। आई बात समझ में। तो ये सब प्रोसेस यहाँ पर में चलता है। तो तुम्हें क्या करना है अभी, सबसे पहले तुम्हें ये वाला स्लाइड लिखना था, ठीक है। ये वाला स्लाइड हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला स्लाइड लिखना था, और ये वाला स्लाइड को ये नहीं लिखना है, ठीक है। तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें बस स्टेप्स लिखना है, ये वाला, ठीक है। अगर जिसको ज्यादा चित्रकली करना है तो इसको बना सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ, इस तरह से बना सकता है ज्यादा ओवरव्यू के लिए। बट इसको मत लिखना, फिर इसको लिख रहा होता, क्योंकि वही चीज तो है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक है। तो ये सारा स्टेप है इस तरह से, ठीक है। वही तो स्टेप यहाँ लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में है। तो ये स्टेप समझ में आ गई बात, किस तरह से चलने वाला है। तो अभी तो हम लोग सबसे पहले पार्ट्स देख लेंगे, ठीक है। जब हम लोग पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो आगे देखेंगे उसका फंक्शन क्या होता है, अब आगे वो किस तरह से करता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, और उसका, और वो ऑर्गन्स किस टाइप का रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है। जैसे कि पहला बात करें, गिल्स। गिल्स जो होता है, वो गिल रेस्पिरेशन करता है। जैसे कि एक्वाटिक में, एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क और फिश में क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन करने का मतलब क्या होता है कि CO2 को बाहर भेजता है और O2 को अंदर लेता है, ठीक है। अब स्किन है, कोई 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 क्या होता है, स्किन से करता है। अब जब स्किन से रेस्पिरेशन करता है तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। उस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वो उसका जो क्यूटिकल होता है वो मॉइस्ट होता है, जैसे कि अर्थवर्म और फ्रॉग, ये क्या करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। ये स्लाइड तुम्हें लिखना है। लंग्स, लंग्स में क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन से क्या समझते हैं कि रेप्टाइल्स हो गया, कौन कौन इसका हो जाएगा, रेप्टाइल्स। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन करेगा, जो धरती पे रहेगा, तो रेप्टाइल्स धरती पे रहता है। एप्स हो गया, मैमल्स हो गया, ये सब हो गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन वाला। ट्रैकियल रेस्पिरेशन कौन करता है, जिसके ट्रैकिया से रेस्पिरेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रैकिया से रेस्पिरेशन, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। जैसे कि इंसेक्ट हो गया, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। बक्कल कैविटी, मुंह से कौन रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, इसका फ्रॉग। तो हमारे पास में फ्रॉग का जो वेरिएंट है, यहाँ पर में फ्रॉग जो होता है वो क्यूटेनियस भी करता है, ठीक है। और ये तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो, कोई मैं दूसरे स्लाइड में मैं बता रहा हूँ फ्रॉग के बारे में। देखो, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या होता है, ये क्यूटेनियस, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और बक्कल, बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन ये करता है। कौन सा रेस्पिरेशन करता है यहाँ पर में, ये देखो, बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन हो गया, बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन हो गया, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करता है, लास्ट में इस तरह का पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है, ताकि ये डायरेक्ट पढ़े और याद रहे, ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। ठीक है, आगे जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो अब हम एनिमल किंगडम में देख लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट क्या लिखा है, जो एनसीईआरटी का पॉइंट है, जो कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जब वो डिफरेंट होता है तो वो डिपेंड करता है मेनली और देयर हैबिटेट, हैबिटेट पे डिपेंड करता है या फिर उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोग सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और टिश्यू सिस्टम और सॉरी टिश्यू लेवल, लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारा डिस्कस करते हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि वो रेस्पिरेशन किस तरह से करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब देखो अब एनिमल किंगडम में देख लेते हैं, जो प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सेलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस और एक्सेलमेंथिस तक, इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट ही होता है। जब एब्सेंट होता है तो रेस्पिरेशन तो करेगा ही, मेटाबॉलिज्म तो होगा ही इसमें। ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो होना ही है, लेकिन क्या यहाँ पे किस तरह से मेटाबॉलिज्म होगा, वो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन यहाँ पर में करता है। किससे, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, एनेलिडा में बात करें तो एनेलिडा में मॉइस्ट क्यूटिकल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट में भी बताया ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, प्रॉन्स में बताया गिल्स रेस्पिरेशन होता है। अरेकनीडा, स्पाइडर, स्पाइडर में बताया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर 11 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्पाइडर क्या होता है, ये बुक लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, बुक लंग्स है। ठीक है, मोलस्का का बात करें, ये भी गिल्स होता है, इसमें क्या होता है, टिनिडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो इकाइनोडर्मेटा, देखो इकाइनोडर्मेटा तो बॉडी सरफेस ही करता है जब वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, लेकिन जनरल सरफेस, जो जनरल जेनाइटल वर्सा, ठीक है, इसमें क्या है, जेनाइटल वर्सा ब्रिटल स्टार में होता है, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, और जितने भी होते हैं सब में ट्यूब फिट होता है। ठीक है, ये इस तरह से जो स्टार फिश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, के बीच में जो ट्यूब होता है एक अंदर तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, इसको बोलते हैं, ये ओपनिंग और नीचे क्लोज होता है, दोनों तरफ ओपन होता है। ठीक है, वो उस तरह का जो रेस्पिरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ट्यूब फिट रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, गिल्स में गिल्स हो जाएगा, टेडपोल लार्वा में गिल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पर फ्रॉग लंग से भी करता है, जब धरती पे रहेगा तो स्किन से करेगा, जब धरती पानी दोनों पे रहेगा कि मॉइस्ट क्यूटिकल लगल होगा तो, अगर पानी में रहा तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी से करेगा, या मतलब मुंह से करेगा। ठीक है, एप्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में क्या रहता है, लंग। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले इंसान को जानने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए अभी तक जितना जो लेक्चर हुआ है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ख्याल रखते हुए किया गया है। ठीक है, तो अब हम अपने बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मनुष्य बहुत स्वार्थी इंसान है, तो मनुष्य सिर्फ अपने बारे में पढ़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस। ठीक है, देखो जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर में तीन चीज मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, तीन चीज देखने को मिलता है, जैसे कि सबसे पहला बात करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तीसरा हो गया रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, इस दोनों को हम लोग अभी साइड रखते हैं और इसको दोनों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा वो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, देखो इंटरकॉस्टल मसल में बहुत कंफ्यूजन आता है, आज ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि क्या करता है इंटरकॉस्टल मसल, वो सब तो मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए इंटरकॉस्टल मसल का डायग्राम देखेंगे और पूरा जो एनाटॉमी होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये डायफ्राम का देखो, सबसे पहले ये देख लो कि जो डायफ्राम होता है एक तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डायफ्राम एक तरह का, यहीं पे लिख लो कि डायफ्राम एक तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, यहाँ पर में अगर हम बनाते हैं तो ये जो रिब्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये रिब्स वाला पार्ट है, ये जो रिब्स वाला पार्ट है ये थोरेसिक कैविटी होगा, ये लास्ट मान के चलो। ठीक है, यहाँ पर में डायफ्राम इस तरह से प्रेजेंट होता है, ऊपर रिब से कनेक्शन होता है। ठीक है, ये जो रिब से कनेक्शन होता है और यहाँ पर में हमारा सारा एब्डोमिनल कैविटी होता है, मतलब एब्डोमेन का जितना भी किडनी हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, सारा चीज यहाँ पर में प्रेजेंट होता है। तो ये जो डायफ्राम है ये सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, एक जो डायग्राम मैंने लाया है उसको देखो जरा।
देखो जैसे कि ये बात करें, ये डायफ्राम का पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है, इसमें जितना भी यहाँ से क्या ओपन होता है, इसोफेगस यहाँ पर में ओपन होता है, ये यहाँ पर में स्टोमक बनाता है, ठीक है। जब ये यहाँ पर में स्टोमक बनाता है तो ठीक है, अब इस तरह से सारा चीज का जो स्केलेटन बनता है वो ये पूरा क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी। ये पूरा क्या होगा, थोरेसिक कैविटी। ये जो डिवीजन कर रहा है इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है। देखो नेक्स्ट है, ये वर्ड किससे रिलेट होता है, डायफ्राम फ्रेनिक से रिलेट होता है। डायफ्राम को दूसरे वर्ड में बोलते हैं फ्रेनिक, ठीक है। इसीलिए इसमें जो नर्व सप्लाई होता है वो नर्व सप्लाई किसके थ्रू होता है, फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होता है। कौन सा नर्व से सप्लाई होता है, फ्रेनिक नर्व से सप्लाई होता है, ठीक है। का जो ब्लड सप्लाई, जो नर्व सप्लाई होता है वो फ्रेनिक नर्व से होता है, ठीक है। डायफ्राम इज ऑल्सो हेल्प्स इन पार्चुरेशन, मिक्चुरेशन और डिफेकेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन में, मिक्चुरेशन और डिफेकेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल मसल ऑफ ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, और वेंटिलेशन में ये हेल्प करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल मसल का जो मेन एक्टिविटी, मेन रोल होता है, वो मैं जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताऊंगा तो उसमें सारा चीज क्लियर होगा। बट अभी के लिए याद रखो कि ये 5 पॉइंट जो है, ये 5 पॉइंट ही 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, जब बच्चा का डिलीवरी होता है उस समय ये हेल्प करता है। मिक्चुरेशन में, ठीक है, एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं उस समय। और डिफेकेशन जब एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ बट, एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच इज प्रोड्यूस बाय द फूड, ठीक है। अब इसको तुम लोग समझ लो क्या बोलते हैं, ठीक है बस। चलो अब डायफ्राम की बात करते हैं। तो डायफ्राम जो होता है जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में बोलते हैं, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस तरफ डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और जब रिलैक्स करता है, देखो ये रिलैक्स है, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बात। मतलब जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका जो एक्सिस होता है ना, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और ये डिक्रीज इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये चीज हम आगे समझेंगे, एक्सपिरेशन और एस्पिरेशन जब हम लोग देखेंगे तो उस समय हम लोग देखते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सारा चीज में एक बहुत ही मतलब इतना गजब का ट्रिक के साथ में उसको बताऊंगा ना, पूरा याद रह जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए इसका सिग्निफिकेंस जानना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल दो पेयर ऑफ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो जो दो रिब्स होता है ना, ये रिब्स और ये रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। और इसमें जो मसल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इसमें जो मसल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। आई बात समझ में, इंटरकॉस्टल मसल हो गया। चलो तो दो तरह का इंटरकॉस्टल मसल होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मैं हमेशा शॉर्ट में लिखूंगा, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। ये दो चीज हो गया हमारा। दो चीज अब हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के बारे में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किस केस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो इंस्पिरेशन के समय, ठीक है। ये चीज मैं फिर से डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में, जब ये स्लाइड में फिर से डालूंगा, ठीक है। बट मैं अभी स्ट्रक्चर समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक्सटर्नल से याद करते हैं, जो एक्सटर्नल होता है वो इस तरह से होता है, इसका फाइबर देखो, इस तरह से इसका फाइबर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग ठंड में क्या करते हैं, ठंड में जो जैकेट होता है उसको जैकेट में फिर इस तरह से हाथ डालते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जेब में। तो उस तरह से ही ये इसका फाइबर रन करता है, ठीक है, ठीक है, उस तरह से ये फाइबर रन करता है। अब जब इसका जो इंटरनल मसल है जिसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसका जो फाइबर है ये इस तरह से रन करता है, ठीक है, इस तरह से उल्टा। अब उल्टा क्यों कोई हाथ डालेगा ऐसे, तो उस तरह से, मतलब ये दोनों जो फाइबर है, ये दोनों फाइबर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात मैं बता दिया हूँ, ठीक है, ये सब पूछा नहीं जाता बट एज अ जनरल बात, ठीक है। तो देखो इस तरह से प्रेजेंट है ना बाहर वाला मसल,
ठीक है, ये इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पर में प्रेजेंट होता है। अब ये चीज मुझे कब समझ आएगा फोर्सफुल एक्सप्रेशन, जब मैं एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले उसके लिए मुझे पूरा डायग्राम और स्ट्रक्चर डिस्कस करना होगा, जो कि मैं अगले लेक्चर में करूंगा, है ना। तो अभी तो ये देख लो कि ये समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल के बीच में डिफरेंस हमें आ गया समझ। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल किस तरह से होता है ये समझ आ गया ना। इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या हेल्प करता है, इसका फंक्शन याद रखो कि ये हेल्प्स इन, दो स्टेट में लिख लो, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करता है, ये एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक्सपिरेशन कराता है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंस्पिरेशन कराता है। ठीक है, बट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का ऐसा कुछ रोल नहीं होता। वो उसका जो मोस्टली जो रोल होता है, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन मतलब जोर से सांस छोड़ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक बार सांस छोड़े और ज्यादा सांस छोड़ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करता है। तो मोस्टली फंक्शन याद रखो, आगे मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेक्चर आना, सारा लेक्चर सीरीज से आने वाला है, और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर डला गया है, वो जाके तुम लोग, मैं स्क्रीन पे भी तुम लोग को दिख रहा होगा, वो सारा लेक्चर जाके उसमें देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, और जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं डिस्कस किया हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।